हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द अनदर वीडियो जहाँ पर हम हमारा लेक्चर 8 कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन देखा था, उसके PYQs हमने किए थे और उसके आधे PYQs बचे हुए हैं जो कि मैंने कहा था अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ उसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी तो आप वहाँ से अपने खुद से वो क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अराउंड 1960s में आया था। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? देखिए, अभी तक जो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उसमें हम देख रहे थे कि क्लासिकल थियरीज़ आ रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा था, प्रोसेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जा रहा था कि प्रोसीजर अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है टाइम मूवमेंट है, मोशन मूवमेंट है, ये सब चीज़ों को कैप्चर किया जा रहा था साइंटिफिकली। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया था, यहाँ पर ह्यूमन एलिमेंट को भूल गए थे, तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही थी। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया। देखिए, हमारा जो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, वो तो हमने बताया कि एक क्लासिकल थियरीज आ रहा था, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर आ रहे थे, बहुत सारा देयर वाज टू मच अपकमिंग in the context of technical management and administration. बट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिनेरियो चेंज होता है, बहुत सारी सिचुएशंस चेंज होती है, सोसाइटी अपग्रेड होने लगती है, तो सोसाइटी की अपग्रेडेशन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपग्रेड होना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 1960s में आया। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, जो 1960s का टाइम था वहाँ पर हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर आसपास ख़त्म के आसपास था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आफ्टर का एरा हमारा यहाँ पर शुरू हो रहा था। तो बहुत सारी चेंजेस ने अपना हिस्सा यहाँ पर अदा किया था। तो हम देखेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो देखिए, ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कहाँ से होता है भाई, ये टर्म कहाँ से होता है, इसकी इतनी क्रेज़ कहाँ से शुरू होती है? तो वो होती है फर्स्ट मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से। मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस एक एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही कॉन्फ्रेंस थी, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराती है, इसे भी सेरेस्कस यूनिवर्सिटी में किया गया था, जो कि 1960 में हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस में ना वेरियस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स ने मिल बैठ के वो उन्होंने डिस्कस किया था कि एक्चुअली में हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने की मतलब जो लूप हेल्स है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसके सोल्यूशन ढूंढने के लिए ये लोगों ने एक एकेडमिकली ये लोगों ने कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी, जो कि मीनोब्रुक प्लेस की थी। तो इसको हम मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस कहते हैं, फर्स्ट मीनोब्रुक, क्योंकि इसी तरह के और 2 कॉन्फ्रेंस हुए थे फ्यूचर में, जो कि 20-20 ईयर्स के गैप में हुए थे। हम वो देखेंगे अगली वीडियोज़ में, पहले तो हम इस पर फोकस करते हैं। तो देखिए, अभी जो फर्स्ट मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई ये ऐसे ही नहीं होगी ऑल ऑफ सडन, इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है जो कि यहाँ है। मतलब कहानी इन द सेंस कि जो इवेंट्स टुक प्लेस हुए इस कॉन्फ्रेंस के लिए वो ये है। तो देखिए, जो भी लैंडमार्क है इस कॉन्फ्रेंस के, जो हनी रिपोर्ट है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ सेरेस्कस की हनी रिपोर्ट जो ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर रिपोर्ट दी थी 1976 में, उसकी बिना पर उस रिपोर्ट उसके रिपोर्ट के बेसिस पे भी हमारी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके अलावा हमारी एक फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस थी जो कि जेम्स चार्ल्स वर्थ की थी। अगर आप इनकी बुक आप मुझे बताते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये PYQs में आया हुआ है। तो आप इनकी एक बुक है और इनका एक कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का। आप मुझे उस पर अगर कमेंट करेंगे कि वो कॉन्सेप्ट क्या है तो मैं बहुत अप्रिसिएशन होगा आपका, क्योंकि अगर आप JRF की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर आपको ये मालूम है तो आप सही ट्रैक पे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी ड्वाइट वेल्डो ने आर्टिकल्स पब्लिश किए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे 2 नाम से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम्स ऑफ रिवोल्यूशन 1968 में आया था, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस 1970 में आया था। देखिए, ये जो मैंने ग्रीन पेन से लिखा है ये बहुत बार PYQs में आ गया है। मतलब ये जो आर्टिकल है इसका नाम देकर पूछता है कि ये किसने लिखा है। तो मैं अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन शायद ये भी पूछ लिया जाए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम्स ऑफ रेवोल्यूशन ये किसने लिखा है, तो ये भी ड्वाइट वेल्डो ने लिखा है। इसे अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर हमारी फर्स्ट मीनोब्रुक, देखिए इतने सारे इवेंट टुक प्लेस होने के बाद हमारी मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होने के बाद हमारी जो कॉन्फ्रेंस का एक हम कंक्लूजन
पार्ट हम रिलीज़ करते हैं, कि हमारी रिपोर्ट हम जो रिलीज़ करते हैं, हम उसको ना इस नाम से किया गया था, टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ से ये टर्म कॉइंड हुआ है, टुवर्ड्स द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव, जिसको ना फ्रैंक मेरी ने एडिट किया था, और ये भी PYQ है आपका, तो इसको भी आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आया जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक ही लिखी थी उन्होंने डायरेक्टली, तो ये भी आप PYQs में आ चुका है। बहुत ही रिसेंट PYQs है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इसको ना इम्पॉर्टेंट उसमें नोट कीजिएगा। देखिए इतने ही लाइन में कितने PYQs यहाँ पर आ गए हैं, तो आप ना छोटी सी छोटी लाइन को भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके थोड़े ही क्यों ना सही मार्क्स बढ़ाने के काबिल है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट मीनोब्रुक में एक्चुअली हुआ क्या था। तो देखिए जो इसका टाइम है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आफ्टर का है। जो वर्ल्ड वॉर्स तो ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो छोटी छोटी वॉर्स स्टार्ट हो गई थी बिटवीन वीटो पावर्स, सुपर पावर्स और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो वॉर्स ने, वो बैटल्स ना बहुत ही एक हम कह सकते हैं गर्म माहौल पैदा कर रही थी। एक सोसाइटल टेंशन वहाँ पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से सोसाइटी, जो यूथ था, जो लोग थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं, वो लोग बहुत अनसेटिस्फाइड हो रहे थे। वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, वो अपने माहौल से सेटिस्फाई नहीं थे, तो यहाँ पर वो लोग का टेंशन बहुत बढ़ रहा था। तो ये जो कंडीशंस थी ना, एडमिनिस्ट्रेशन को एक एज ए फेलियर की तरह यहाँ पर देखा जा रहा था, कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पा रहा, इतने सोसाइटल टेंशन क्रिएट हो रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई पावर नहीं है कि उसको ठीक कर सके। तो यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्रिटिसिज्म होने लगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पा रहा ख़ास। इसके अलावा और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, अब यहाँ पर अब तक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ओल्ड जनरेशन के इन्फ्लुएंस में था, जैसे कि हमारे ऑथर्स हो गए, डुवाइट वर्ल्डो हो गया, सॉरी नॉट डुवाइट वर्ल्डो, वुडरो विल्सन हो गया, एंड फ्रैंक लूथर गलिक हो गया। ये लोग की जनरेशन कुछ चेंज हो गई थी। अब तक उन लोगों के इन्फ्लुएंस में था, लाइक वो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजीज। मगर अब क्या हुआ, टाइम चेंज हो रहा था, पीपल भी चेंज हो रहे थे, आइडियोलॉजीज भी चेंज हो रही थी, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जो यंगर जनरेशन थी उनके इन्फ्लुएंस में आ गया। और ये यंगर जनरेशन नहीं चाहती थी कि वॉर्ड्स हो, सोसाइटल टेंशन्स बढ़े सोसाइटी में। वो एक पीस का माहौल चाहते थे, एक सेटिस्फाइड एडमिनिस्ट्रेशन चाहते थे। तो इसी वजह से यहाँ पर एक न्यू ट्रेंड शुरू हुआ कि भाई जो हमारा ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मॉडिफाई करना है और उसकी जगह न्यू फिनोमेना लाना है। तो इस बेस पे ये कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस होने के बाद इसमें जो भी इसके कंट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने, अब इसमें से हम देखते हैं कि जो रॉबर्ट गोलमविस्की है, ये उनके कंट्रीब्यूटर थे। तो इन्होंने बताया एंटी गोल्स क्या है, जो हमारा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके एंटी गोल्स क्या है। देखिए हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, कहीं ना कहीं उसके ये गोल्स हुआ करते थे, जो कि ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एंटी गोल्स है। यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों को अपोज करता है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अहम मानी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल ये एंटी पॉजिटिविस्ट है, यानी जो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो कहता था कि ह्यूमन बींग्स को मशीन्स की तरह काम करना चाहिए। वैल्यूज़, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की वहाँ डाइकोटोनमी की गई थी, यानी वैल्यूज़ और एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया गया था वहाँ पर। तो ये जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उन चीज़ों को रिजेक्ट करता है, यानी हम एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन्स के द्वारा रन किया जाता है। तो और ह्यूमन्स जहाँ भी होंगे वहाँ वैल्यूज़ आ ही जाती है। तो ये इन्होंने रिजेक्ट किया और इन्होंने पॉलिटिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोनमी यहाँ पर रिजेक्ट किया है। बल्कि ये ऐसा हो सकता है कि हम दूध में से पानी को नहीं निकाल सकते एक। तो इसी तरह का ये रिलेशनशिप होता है पॉलिटिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोनमी का। एंड ये एंटी टेक्निकल था, यानी जो हमारे क्लासिकल थिंकर्स थे उन्होंने ह्यूमंस को बिल्कुल ही ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल टेक्निकल यहाँ पर मान लिया गया था, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल रिलेशंस भी होती है, एक ह्यूमन एस्पेक्ट्स भी होता है, जिसको उन्होंने इग्नोर किया था। ये NPA इसको रिजेक्ट करता है। ये एंटी ब्यूरोक्रेटिक है एंड एंटी हायरार्कियल है, यानी वहाँ पर जो हमारी क्लासिकल थियोरीज थी, जो हमारा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे कि आप कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखेंगे कि हमारे जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उसमें भी हम ब्यूरोक्रेसी को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। और जो हमारी वेबर की थियोरी है ब्यूरोक्रेसी की, वो कितनी फेमस हुई थी। तो ये ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में था और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको रिजेक्ट किया था।
ठीक है। जो फ्रैंक मेरिनी है उन्होंने गोल्स दिए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जब रॉबर्ट गलमविस्की ने एंटी गोल्स दिए थे तो फ्रैंक मेरिनी इनके गोल्स दिए थे। वो गोल्स हम एक बार देख लेते हैं क्या है। वो रिलेवेंस थी, यानी भाई जो भी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है वो मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है वो सोसाइटी से रिलेवेंट होना चाहिए। उसके जो रिलेवेंट प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना चाहिए। वैल्यूज़ पे फोकस करना चाहिए, ह्यूमन बींग्स के वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, सिचुएशंस को इक्विटी के साथ वर्क करना चाहिए, जैसे कि बताया सोशल इक्विटी पे काम करना चाहिए। इक्वालिटी इट्स जस्ट आइडियोलॉजी, हम यहाँ रियल में इक्विटी एग्जिस्ट करती है, तो इक्विटी पे काम करना चाहिए। चेंज स्टेटस को नहीं होना चाहिए। जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत स्टेटस को था, तो यहाँ पर चेंज की बात की गई है। क्लाइंट फोकस, भाई जो हमारा कस्टमर है उसको एज ए हम जो हमारा सिटीजन्स है उसको हम एज ए कस्टमर, एज ए प्रोडक्ट ना देखें, बल्कि उसको सिटीजन्स की तरह, उसको क्लाइंट की तरह हम वैल्यू करें। तो ये एनपीए के गोल्स थे और ये एंटी गोल्स थे जो कि मैंने अभी बताए। अब हम देख लेते हैं एनपीए के फीचर्स क्या थे, मतलब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्या फीचर्स थे। वो भी हमारे पास देखिए रॉबर्ट गलमविस्की ने फीचर्स दिए हैं, जो कि यहाँ पर देख लेते हैं। पीपल आर द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एंड ग्रोइंग, मतलब यहाँ पर पीपल को प्रोडक्ट की तरह यूज़ नहीं करना था, बल्कि पीपल इटसेल्फ ए प्रोसेस। जो भी पीपल्स के लिए काम होगा वो प्रोसेस होगा, यानी पीपल को हम एंड नहीं समझेंगे बल्कि वो एज अ मीन्स होंगे। यानी पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की यहाँ बात हुई थी। और इसका एक फीचर्स इन्होंने बताया रिलेवेंस है, वैल्यू है, एथिक्स है और सोशल इक्विटी, रैशनल, इनोवेशन, ये चीज़ें इन्होंने बताई कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स है। डॉयट वोल्डो ने बताया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स, क्लाइंट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी सेल्फ सेंटर्ड हो, बल्कि वो क्लाइंट ओरिएंटेड होना है। रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी एक बुक भी है, जो किसने लिखी है आप मुझे कमेंट में बताइए, बहुत बार पीवाईक्यूज़ में आई गई है। अगर ये पीवाईक्यूज़ के आप कमेंट्स करते हैं तो ट्रस्ट मी यू आर ऑन द राइट ट्रैक। रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी एक बुक भी है, जो किसने दी थी आप मुझे बताइए। और एक इसके अलावा और एक बुक है, मैं आपका अगर रिविजन कराती चलूँ तो ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेना, ये भी बुक एक है, ये किसने लिखी आप मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद क्लाइंट डिवाइड वालों ने कहा है कि जो पीपल पार्टिसिपेशन है वो भी एनपीओ के फीचर्स है, इन्होंने यहाँ पर बताया। ओके, फ्रेडरिक्सन ने क्या बताया, फ्रेडरिक्सन ने एनपीए के फीचर्स क्या बताया यहाँ पर। लेस जेनरिक, मोर पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी बहुत जनरलाइज नहीं होना चाहिए बल्कि पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए। लेस डिस्क्रिप्टिव, मोर प्रिस्क्रिप्टिव, यानी जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशनल था वो जिस फिनोमिनल्स को डिस्क्राइब करता था वो फ्यूचर्स की नहीं सोचते थे, जो है वही है। लेस न्यूट्रल एंड मोर नॉर्मेटिव, यानी वैल्यूज़ ओरिएंटेड होना चाहिए, हम न्यूट्रल नहीं हो सकते। और ये जो मैंने ग्रीन लाइन से मार्क किया है ये पीवाईक्यू में बहुत बार आ चुका है। मैं आपको एनपीए के पीवाईक्यू जब कलेक्ट करके बताऊंगी तब आपको शायद मिल जाएगा। एनपीए सेकेंड जनरेशन बिहेवियरलिज्म, जो फ्रेडरिक्सन ने बताया कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेकेंड जनरेशन बिहेवियरलिज्म है। अब ये देखिए, ये इन्होंने बिल्कुल भी ऐसे नहीं कहेगा, इट मेक्स सेंस। सेकेंड जनरेशन, देखिए हमने कहा था कि जो ओल्ड जनरेशन थी मतलब वो थोड़े उनके आइडियोलॉजीज डिफरेंट थे, तो हमने कहा कि एनपीए ना यंग जनरेशन के अंडर इन्फ्लुएंस में आया था, तो उन्होंने इसको सेकेंड जनरेशन कहा है। और उन्होंने इसको बिहेवियरलिज्म इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ की बात की गई है, ह्यूमंस की बात की गई है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है, इसीलिए इन्होंने सेकेंड जनरेशन बिहेवियरलिज्म इसको कहा है, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस रमेश के अरोरा ने बताया है कि ये सॉलिड फाउंडेशन था पोस्ट बिहेवियरल के लिए, यानी जो भी हमारी इसके बाद बिहेवियरलिज्म आया है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन आया है, इनफॉर्मल रिलेशंस वगैरह आए हैं, ये जो ह्यूमन के बिहेवियर पे जब फोकस किया गया है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे, वो इसका बेसिक फाउंडेशन एनपीए था, यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्रिटिसिज्म में यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैंपबेल ने यहाँ पर क्रिटिसिज्म में ये कहा था, और रॉबर्ट गलमविस्की ने कहा था कि ये इट रेवोल्यूशनाइज द रेडिकलिज्म। इन्होंने बताया है कि जो रेडिकलिज्म है मोर एक्सट्रीम का है, उसी को इन्होंने रिवोल्यूशन यहाँ पर किया है। तो हम ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।